हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, बहुत ही टॉपिक सुंदर है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपको एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। 2020 में ऑब्जेक्टिव यह पूछा गया था और उसे विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज हम क्लास ले रहे हैं। तो 2020 एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार बोर्ड का, उसमें जो क्वेश्चन आया है उसको हम समझा करके डील कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको है पहला नंबर, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ बराबर होता है। बराबर होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। प्रकाशिक पथ जो होता है वो बराबर ऑब्जेक्टिव है भाई साहब। आपको 70 नंबर का फिजिक्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 22 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पर कंट्रोल कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा से आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है ऑब्जेक्टिव ही बना देगा। ठीक है, तो प्रकाशिक पथ बराबर होता है, आंसर होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं n से, n गुना पथ की लंबाई t से, n गुना t, या कहीं कहीं आपको दे देता है म्यू गुना t, या कहीं कहीं दे देता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को दिमाग में रखना है, और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना कहा जाए उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लांक स्थिरांक यानी प्लांक कांस्टेंट की बीमा होती है। प्लांक स्थिरांक की बीमीय सूत्र या बीमा, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। तो प्लांक स्थिरांक को हम लोग स्मॉल h से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल h से। और इसका सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति। प्लांक स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति। और ऊर्जा का बीमा वही होता है जो कार्य का बीमा होता है। और कार्य का बीमा जो होता है वो होता है ml² t का पावर -2। याद रखना है, ऊर्जा क्या होता है? ml² t का पावर -2, और आवृत्ति का होता है बच्चों t का पावर -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांक स्थिरांक आपको याद भी अगर है तो सवाल बनाने में आपको बहुत यूजफुल होगा। h का मान जो था वो होता 6.634 गुना 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होता है इसका वैल्यू। और इसका बीमीय सूत्र जो होता है वो देख लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। ml² -2 में -1 घटाएंगे तो हो जाएगा -1, ml² t का पावर -1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी 2020 में पूछा हुआ है, और आपके लिए 2022 के लिए तो ये रामबाण क्वेश्चन है। चर्चा ने कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है आपको यही सब क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है। अब देखिए बच्चा, यहां पर बहुत बड़का कंफ्यूजन कर जाता है। क्या कंफ्यूजन कर जाता है? वो रटा हुआ रहता है कि एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना वो 0 होता है, लेकिन वो गड़बड़ यह कर देते। देखिए क्या क्वेश्चन हम बोले, एमीटर का प्रतिरोध। तो एमीटर किसको मापता है? प्रतिरोध
होता है। किसको मापता है? धारा को। सही बोले। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। कितना होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि अगर कम रहेगा तब ना धारा उससे गुजरेगा, धारा गुजरेगा तब ना धारा को मापेगा। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी में अगर कह देंगे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछ देंगे तो वो होगा 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछ देंगे तो होगा 0, और एमीटर का प्रतिरोध पूछ देंगे तो होता है बहुत कम। दिमाग में रखिएगा, एमीटर का प्रतिरोध पूछेंगे तो बहुत कम, और आदर्श एमीटर प्रतिरोध पूछेंगे तो 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, ये आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m बराबर -L/FO इंटू 1 प्लस D/FE, -L/FO इंटू 1 प्लस D/FE। L जो होता है बच्चों, L हुआ नली की लंबाई, नली की लंबाई। FO बोलते हैं अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। D जो हुआ वो होता 25 cm स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और FE जो हुआ वो नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। नली की लंबाई जो होता है, जैसे जो लेंस आपको वस्तु की ओर रहता है, जैसे इस प्रकार से बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो जो लेंस वस्तु की ओर होता है, इधर वस्तु रहता है, उसे हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक, और जो लेंस आंख की ओर रहता है उसे हम लोग कहते हैं नेत्रिका। ठीक है, याद रहेगा। इसका फोकस दूरी FO होता है और इसका फोकस दूरी FE होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है -L/FO इंटू 1 प्लस D/FE। अब याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा, तो ध्यान दीजिएगा, नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है। L जो है, L बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, L घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा होता है, तो लोहा कौन सा पदार्थ है? लोहा जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि उसे चुंबक आसानी से खींच लेता है, शक्तिशाली रूप से खींच लेता है। इसलिए आप लिखिएगा कि लोहा जो होता है वह लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा कैसा पदार्थ होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर हो गया, लोहा कैसा पदार्थ है? लोहा जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ है। 5वां नंबर आइए, इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसको मापता है? तो ऊर्जा को मापता है। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ई से इलेक्ट्रॉन, बी से बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसके बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है?
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बामर श्रेणी जो है, बामर श्रेणी वह दृश्य भाग में पड़ता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बामर श्रेणी जो है वह दृश्य भाग में पड़ता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? तो बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है? लिख लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी जो होता है, लाइमन श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी जो होता है वो पराबैंगनी भाग में पड़ता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी जो है वो पराबैंगनी भाग में पड़ता है। एक और क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी, लिख लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, पाश्चन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये जितने भी श्रेणी है ये आपको अवरक्त भाग में पड़ता है। पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हमफ्रीस भी होता है। ठीक है, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये किस भाग में पड़ता है? ये भाग रहता है अवरक्त भाग में। अवरक्त भाग में पड़ता है आपको पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। लाइमन श्रेणी किस में पड़ता है? पराबैंगनी भाग में। और ये किस में पड़ता है? दृश्य भाग में। दृश्य भाग में पड़ता है बामर श्रेणी। दृश्य भाग में कौन सा पड़ता है? बामर श्रेणी। पराबैंगनी भाग में तो लाइमन श्रेणी। पराबैंगनी भाग में कौन सा पड़ता है? लाइमन श्रेणी। ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन में जरूर आएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? तो बामर श्रेणी। पराबैंगनी भाग में कौन सा पड़ता है? तो लाइमन श्रेणी। और अवरक्त भाग में कौन सा पड़ता है? तो पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और हमफ्रीस श्रेणी होता है। हमफ्रीस श्रेणी जो है ये भी आपको अवरक्त भाग में पड़ता है। ठीक है, तो इसको ब्रेन में जरूर रखिएगा, गारंटी ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है, एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? ठीक है, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? क्या मापता है? तो एक गर्म तार एमीटर जो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है। क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको शॉर्टकट में हम IRMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। और इसका सूत्र होता है I0/√2। IRMS का सूत्र क्या होता है? I0/√2। I0 को हम लोग बोलते हैं शिखर धारा। क्या बोलते हैं? शिखर धारा, शिखर धारा। ठीक है, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र होता है I0/√2। नेक्स्ट आइए, एक ये सिंबल देख लीजिए, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये किसका संकेत है? ये सिंबल देखिए, और ये सिंबल किसका संकेत है? ठीक है, ये सिंबल जो है ये एंड गेट का संकेत है। किसका संकेत है? एंड गेट का। इसमें ए होता है, ये बी होता है और ये वाई होता है। ये किसका संकेत है? ये होता है एंड गेट का संकेत। एंड गेट, याद रखिएगा, एंड गेट। ये संकेत किसका है? क्वेश्चन पूछ देगा, ये संकेत पूछ देगा और कहेगा ये संकेत किसका है? तो ये एंड गेट का संकेत है। किसका है? एंड गेट का। ठीक है, एक और सिंबल बताते हैं, ध्यान से समझिएगा और सबको लिख लीजिए कॉपी में। एंड गेट का संकेत है। और एक ये सिंबल देख लीजिए, अगर ये ऐसा दिया हुआ है
ये किसका संकेत है? देखिए सेम ऐसा ही है लेकिन आगे में गुल्फी पहना हुआ है, तो ये हो गया आपको नैंड गेट का संकेत। किसका संकेत है? नैंड गेट का। नैंड, ये नैंड गेट का संकेत है, ये एंड गेट का संकेत है और ये नैंड गेट का संकेत है। ठीक है, याद रखिएगा ये किसका संकेत है? नैंड गेट का। एक और सिंबल बनाते हैं, देखिए ये किसका संकेत है? ये ए है, ये बी है, ये वाई है। ये आपको और गेट का संकेत हो गया। किसका संकेत हुआ? और गेट का। याद रखिए ये किसका संकेत है? और गेट का संकेत है। ठीक है, ये आपको एंड गेट हो गया, ये आपको नैंड गेट हो गया, ये आपको और गेट हो गया। इसी में अगर हमको बनाना है, एक और देख लीजिए, इसी के आगे में अगर हम उस टाइप का जीरो लिख दें, ये ए है, ये बी है और ये वाई है, तो ये हो गया नॉर गेट का संकेत। किसका हो गया? नॉर गेट का संकेत। ठीक है, ये एंड गेट का, ये और गेट का, ये नैंड गेट का, ये नॉर गेट का। ठीक है, एक और सैंपल दे देते हैं, ये किसका संकेत है? ये है नॉट गेट का संकेत। नोट गेट, नोट गेट का। ये संकेत, पांचों संकेत दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये संकेत किसका है? एंड गेट का, ये हुआ और गेट का, ये हुआ नैंड गेट का, ये हुआ नॉर गेट का, ये हुआ नॉट गेट का। ठीक है, लिख लीजिए, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स में है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, आवेश की बीमा होती है, डायमेंशन आप लोग को कंट्रोल कर लेना है। आवेश की बीमा, तो आवेश की बीमा जो होता है वो चाहे तो IT होता है, IT, या होता है AT। चाहे तो IT लिखिए या AT लिखिए। ठीक है, आवेश की बीमा क्या होता है? IT या AT होता है, याद रखिएगा। आवेश की बीमा क्या होता है? IT या AT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए, लिखिए हम लिखाते हैं, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? लिख लिए क्वेश्चन। अगर आप लोग हम बोलते हैं, अगर आप लोग लिख लेते हैं तो समय बचेगा। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? इसका आंसर होगा अर्ध आयु बराबर, अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु। अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु, ये दिमाग में रखिएगा। अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु, ये सूत्र होता है। अर्ध आयु किसे कहते हैं? जितने समय में कोई भी पदार्थ, जितने समय में कोई भी पदार्थ अपने प्रारंभिक संख्या की आधी बच जाती है, उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। क्षय होकर आधी बच जाना वो अर्ध आयु कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और औसत आयु को टॉ से डिनोट करते हैं। और औसत आयु जो होता है ना, वो आपको क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होता है। क्षय नियतांक लेमडा को बोलते हैं। ठीक है, क्षय नियतांक किसको बोलते हैं? लेमडा को। तो औसत आयु का सूत्र होता है 1/λ, और अर्ध आयु होता है T बराबर आपको 0.6931 बटे लेमडा, 0.6931 बटे लेमडा। तो अब देखिए बटे ये T क्या हुआ? अर्ध आयु हो गया। 0.6931 बटे वाला जो लेमडा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो औसत आयु लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? औसत आयु लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है T अर्ध आयु का सूत्र होता है 0.6931 बटे लेमडा। T क्या चीज है? अर्ध आयु है, और लेमडा क्या चीज है? क्षय नियतांक है। क्या है? क्षय नियतांक।